सबसे पहले बात करते हैं योगी के मिशन पश्चिम की। लोकसभा चुनाव की तेज होती तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में धर्म, विकास और सुरक्षा के अचूक केमिस्ट्री से जनमानस को साधने की कोशिश की और संदेश उन 27 लोकसभा सीट्स को दिया है जहां इस बार भगवा लहराने की तैयारी है। दरअसल पश्चिमी यूपी में 10 दिन के भीतर सीएम योगी आदित्यनाथ का यह तीसरा दौरा था। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जनसभा में सीएम योगी ने यूपी में बेहतर महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। इतना ही नहीं, किसान और नौजवान को साधने की कोशिश भी हुई और विकास बनाम परिवारवाद के बीच मुख्यमंत्री ने एक लाइन खींच दी। यानी सीएम योगी अब पश्चिमी यूपी की सभी सीट को जीतने के लिए विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर चुनावी रण में उतर चुके हैं। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार, किसानों को उपहार और महिला सुरक्षा का मंत्र दे रहे हैं। बच्चों को दुलार और बाल पुष्टाहार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और संदेश उन 27 लोकसभा सीटों पर दे रहे हैं जहां इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप की तैयारी में है। इसी को लेकर एक बार फिर सीएम योगी बागपत पहुंचे और 351 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सरकार सारी चिंता करेगी, बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार की ये योजनाएं, इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने तय किया, अगर किसी गांव में कोटेदार का विवाद हो गया तो महिला स्वयंसेवी समूह को कोटे का व्यवस्था दे दो। पहले आंगनबाड़ी में पंजीरी वितरण का कार्य, पोषाहार वितरण का कार्य ये अलग अलग संगठन करते थे। अब सरकार ने तय किया है कि अब संगठन नहीं, इसमें महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्य को संपन्न करेगी। दरअसल सीएम योगी का फोकस विकास के साथ साथ महिला सुरक्षा पर भी है, क्योंकि मंच जो भी हो, मुख्यमंत्री योगी नारी शक्ति और नारी सुरक्षा पर जोर देते हैं। और एक बार फिर उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा कि यूपी में बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ की छूट नहीं है। जो इज्जत से खिलवाड़ करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। हम लोग उसी भाव के साथ यहाँ पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा, क्योंकि ये युवा ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, उनकी कर्मभूमि की चीनी मिल थी, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित। मतलब साफ है, बीजेपी इस बार किसान, नौजवान और महिलाओं के मुद्दे पर चुनावी माहौल तैयार कर रही है और इसी प्लानिंग को सीएम योगी खुद आगे बढ़ा रहे हैं। अगर 2019 में पश्चिमी यूपी के परिणाम पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी में कुल 27 सीटें आती हैं। इनमें से 19 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, जबकि 4-4 सीटें एसपी और बीएसपी के खाते में गई थी। बीजेपी की रणनीति 2024 में इन हारी हुई 8 सीटों को भी अपनी झोली में डालने की है, ताकि इंडी गठबंधन को पूरब से पश्चिम तक खदेड़ा जा सके। बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर के जरिए पहले ही अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों को विजय युद्ध में उतार दिया है। तो अब सीएम योगी खुद विकास का संदेश लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर आजम खां के बहाने मुस्लिमों को साधने की जो रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी वो एक झटके में ही फेल हो गई, क्योंकि आजम खां ने जेल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मिलने से इनकार कर दिया और ये भी साफ कर दिया कि अब वो समाजवादी पार्टी में ही हैं फिलहाल। और भले ही अखिलेश यादव अभी तक उनसे मुलाकात करने जेल नहीं आए हैं, हालांकि इन सब के बीच एक बार फिर से अखिलेश यादव और अजय राय आमने सामने आ गए। दरअसल अजय राय ने कहा आजम खां हमसे मिलना चाहते थे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा आजम खां से पहले क्यों नहीं मिले।
अजय राय ने कहा कि आजम खां को जानबूझकर मिलने नहीं दिया गया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस भी आजम को फंसा चुकी है। अब अजय राय ने कहा आजम से मन मुताबिक बुलवाया जा रहा है, तो अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस के समय भी आजम पर कई मुकदमे दर्ज हुए। यानी एक बार फिर से दोनों दल आमने सामने आ चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि दिन भर आज क्या सियासी घटनाक्रम घटा। सीतापुर जेल, जिसमें सियासी खेल चल रहा है, मुस्लिमों को साधने के लिए सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है और आजम खान के बहाने सियासत की वो पटकथा लिखी जा रही है जिसमें दर्द है, हमदर्द है और सिरदर्द है। क्योंकि कल तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो आजम की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे थे, उसी कांग्रेस नेता से आजम ने किनारा कर लिया और साफ शब्दों में कह दिया, मुझे किसी नेता से नहीं मिलना, अजय राय से नहीं मिलना चाहता, जेल में अकेला छोड़ दिया जाए। और इसी के साथ आजम खान ने बिना मिले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बैरंग लौटा दिया। सीतापुर जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खां से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे। अजय राय से मुलाकात करने से आजम खां ने इनकार कर दिया है, जिसके चलते अजय राय को बैरंग वापस लौटना पड़ा है। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो आजम खां के माध्यम से जो मुस्लिम कार्ड खेला था, वो कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड फेल होता नजर आ रहा है। हालांकि अजय राय को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि आजम के नहीं मिलने के पीछे समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है, क्योंकि कल खुद अखिलेश यादव सीतापुर जेल जा रहे हैं। ऐसे में ये कैसे संभव होगा कि पार्टी अध्यक्ष से पहले किसी और पार्टी के अध्यक्ष आजम के नाम सिंपैथी बटोरे? अगर माने तो शायद बताया जाता है कि आजम खान ने ही मिलने से मना कर दिया। उनका कहना है कि हम नहीं, सूत्र है, वो प्रमाण दें कि नहीं मिलना चाहते, उन्होंने लिख के कुछ दिया हो या फोन से बात कराई हो, कोई प्रमाण तो दे नहीं रहे हैं। अब वो जेल के अंदर बंदी हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा बुलवा सकते हैं, जैसा चाहे हम लोग को बता सकते हैं। आजम साहब से तो सबको मिलना चाहिए। और वो समय कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब उनको फंसाया जा रहा था? कांग्रेस के नेता भी उन्हें फंसाने में लगे थे। तो दूसरी तरफ सीतापुर के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हरदोई भी पहुंचा, लेकिन यहाँ भी आजम के बेटे अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेताओं से मिलने से मना कर दिया। यानी समाजवादी पार्टी ने जेल में सियासी खेल से पहले ही ऐसी प्लानिंग की जिसमें कांग्रेस चारों खाने चित हो गई और फिर दोनों दलों के बीच की दरार और बढ़ गई। आजम खान साहब इस वक्त जो जुल्म और झेल रहे हैं, शायद ही किसी नेता ने हिंदुस्तान में ऐसा जुल्म झेला हो। आजम खान साहब के ऊपर 60% केसेस तो कांग्रेस ने लगवाए थे। हमारी राय है कि कांग्रेस वाले वो केसेस वापस लें या एफिडेविट लगाएं। अगर वाकई आजम खान साहब के वो हितैषी हैं, तो इस वक्त प्योर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त टारगेट फासिस्ट लोग हैं, बीजेपी है। हम सब मिलकर चुनाव में जाने वाले हैं। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। यानी जो पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही थी, वो आजम कांड के बाद फिर अलग अलग राह पर है, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति अखिलेश को समझ आ गई है और मध्य प्रदेश के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव को खुली चुनौती देने के मकसद से अब कांग्रेस जगह जगह पोस्टर भी लगा रही है और पीएम फेस के लिए अपनी लाइन भी क्लियर कर चुकी है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी से अलग बीएसपी और आरएलडी के साथ कांग्रेस नई रणनीति पर काम कर रही है। यानी जो लड़ाई अखिलेश और अजय राय के बीच शुरू हुई थी, उसे नया रंग दिया जा रहा है। अब यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कांग्रेस के पोस्टर में आखिर खास क्या है। तो आपको बता दें कि पोस्टर में लिखा हुआ है 2024 में राहुल गांधी और 2027 में अजय राय। यानी पीएम फेस और सीएम फेस पर कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। साथ ही पोस्टर में यह भी लिखा है, एसपी का यूपी में जनाधार नहीं है। पोस्टर के जरिए एसपी को नसीहत भी दी गई है और बीएसपी या फिर आरएलडी से समझौता करने की बात भी लिखी गई है। साथ ही पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी यूपी में अकेले 31 सीट जीत सकती है और ये भी लिखा गया है कि 1990 की गलती से समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट देता हूं।
इंडी गठबंधन की दो तस्वीर देखिए। एक तस्वीर में अखिलेश यादव को पीएम फेस दिखाया गया, दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बताया गया। ये दो तस्वीर उसी गठबंधन की है जो मोदी को हराने के लिए पहले साथ आए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अब दोनों तरफ बराबर की आग लगी है और उस आग में जल रही है यूपी की सियासत। राजधानी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दफ्तर है माल एवेन्यू में, उसके पीछे की जो दीवार है वहां पर न्यूज 18 की टीम खड़ी है। आप साफ तौर से देखें तो पीछे की दीवार पर दूर तक आपको ऐसे पोस्टर चस्पा किए गए दिखाई देंगे। यही नहीं, एक साइड में बल्कि दूसरी साइड में जो दीवार है 50 से ज्यादा पोस्टर इस तरह के यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। प्रदेश में कांग्रेस को चाहिए कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा और लोक दल से समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनाधार समाप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश में सीट पर क्लेश के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद का नया चैप्टर खुल चुका है, लेकिन इस चैप्टर में बीजेपी से नहीं बल्कि दोनों की एक दूसरे से लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ। पोस्टर में लिखा गया है 2024 में राहुल, 2027 में राय, देश प्रदेश बोल रहा है हाथ के साथ आए। इसके अलावा पोस्टर में कथित चुनावी वादे भी किए गए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण, पुरानी पेंशन स्कीम, किसानों को एमएसपी का जिक्र किया गया है। पोस्टर में पार्टी को बीएसपी या आरएलडी से समझौता करने की सलाह दी गई है। कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़े तो 31 सीटें जीत सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नजर अब बीएसपी और आरएलडी पर है और समाजवादी पार्टी से अलग नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। लेकिन क्या आरएलडी अखिलेश से अलग कांग्रेस के साथ जाने वाली है? क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में आरएलडी और कांग्रेस की डील सीटों पर हो चुकी है। कांग्रेस एक समंदर है, इसमें जो आए हम तो स्वागत करते हैं। हम तो मायावती जी से भी निवेदन करना चाहेंगे वो भी कांग्रेस में आ जाएं, देश को बचाएं, हमारे साथ आए। मगर आना ना आना ये तो उनका फैसला है। प्रमोद कृष्ण जी की अपनी राय है, बेहतर हो वो अपने नेतृत्व को राय दें और इंडिया गठबंधन में जो राष्ट्रीय नेता बैठते हैं वो सब इस बारे में बयान दें। हर दल का हर नेता अगर अपनी राय देने लगे, उस पर अपनी ओपिनियन व्यक्त की जाए तो उससे अनावश्यक कन्फ्यूजन फैलता है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठने वाले सक्षम नेता हैं, वो आपस में डिस्कशन करके इस पर निश्चित तौर पर एक राय बना लेंगे। मतलब साफ है, कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में सीटों पर समझौते के मूड में नहीं है और इसी रणनीति के साथ अजय राय अब खिलाफत का बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि गठबंधन विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी टूटने वाला है। देखिए, जो इंडिया अलायंस है ये इसका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इसकी नींव ही कमजोर है। निजी स्वार्थ के लिए तैयार की गई ये अलायंस ये किसी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि शुरुआती दौर पे ही वहाँ आपसी कलह की, फूट की, दरार की खबरें आप सबने सुनी और निश्चित तौर पे जनता को भी इस अलायंस पे भरोसा नहीं। यानी अब उस गठबंधन से पर्दा उठ चुका है जो एकजुटता की बात करते थे, क्योंकि अगर कांग्रेस और बीएसपी के बीच बात बन गई और आरएलडी भी साथ आ गई तो फिर अखिलेश यादव के लिए मौजूदा सीट भी बचा पाना मुश्किल ही होगा, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मिशन 2024 के लिए अब बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ और बीएसपी ने भी भगवा माहौल के लिए चौतरफा प्लान तैयार कर लिया है। इस मिशन में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करने वाले सहयोगी संगठनों को साथ लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को धार दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने की और अंजाम तक राजनाथ सिंह इसको पहुंचाने वाले हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर जाड़ता राजा वाले कार्यक्रम का मकसद है क्या। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण सीटों पर भगवा लहराने के लिए अब आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों एक साथ एक रणनीति पर काम कर रहे हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी संदेश दे रहे हैं और उन कार्यक्रमों से हिंदुत्व के एजेंडे को सेट किया जा रहा है, जिससे चुनावी माहौल तैयार किया जा सके। अपने आप के अंतःकरण में राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत न हो सकता हो,
ये सामान्य नहीं बल्कि असामान्य महापुरुष थे और इन्हीं महापुरुषों ने वही कार्य आगे बढ़ाया था जो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिन कार्यक्रमों को उस कालखंड में हम सबके सामने प्रस्तुत किया था। मिशन 2024 के लिए बीजेपी ही नहीं बल्कि संघ और वीएचपी ने भी भगवा माहौल के लिए चौतरफा प्लान तैयार किया है। इस मिशन में राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करने वाले सहयोगी संगठनों को भी साथ लाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी जा रही है। यूपी में भगवा प्लान के तहत राष्ट्र प्रेम के मंत्र को जन जन तक पहुंचाना है, राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देना है, सनातन की रक्षा पर फोकस रखना है, हिंदूवादी संगठन को कार्यक्रम से जोड़ना है और संस्कृति का संकल्प लेना है। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद उत्तर प्रदेश के माहौल को भगवामय करने में जुटे हुए हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को लेकर जो तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं, इनके साथ मिलकर तमाम तरह के आयोजन शुरू किए हैं। दरअसल लखनऊ में छत्रपति शिवाजी पर आधारित जानता राजा का मंचन किया गया, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए और इस कार्यक्रम के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश भी हुई। लखनऊ में 26 से 31 के बीच में इसका आयोजन है, इसके बाद काशी में आयोजन है, इसके पूर्व कानपुर में इसका आयोजन हो चुका है। मुझे लगता है कि ये नाटक अपने नाट्य के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सनातन संस्कार से, सनातन संस्कृति से और सनातन सद्भाव से जोड़ने में सहायक होगा। लेकिन शिवाजी का चरित्र केवल हिंदुत्व का चरित्र नहीं है, वो इंसानियत का चरित्र है। वो ऐसा चरित्र है जिसने देश को बचाने का प्रयास किया और जानता राजा उसी की एक मिसाल होगी। नाट्य मंचन का शुभारंभ सीएम योगी ने किया तो इसका समापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिसके जरिए राष्ट्र प्रेम और सनातन का संदेश दिया जाएगा और यूपी के चुनाव में भगवा माहौल तैयार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि हिंदू आस्था के प्रतीक अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आ गई है। 22 जनवरी 2024 ये तारीख तो पहले सामने आ ही गई थी, अब वक्त भी सामने आ चुका है। रामलला अपने नए और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसे लेकर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने पूरी जानकारी दी है। पीएम मोदी और सीएम योगी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। 4000 संतों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। शहीद कार सेवकों के परिवार वाले भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। दोपहर 12 बजे से 12:45 के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 23 जनवरी से राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई है, निर्धारित हो गई है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो भी यहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के साथ सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे, उपस्थित रहेंगे। स्वाभाविक उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो रहेंगे ही, वो शिष्टाचार भी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया भी एक प्रोटोकॉल शिष्टाचार के अंतर्गत रहेंगी।
इसी बीच फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची प्रभुराम की नगरी अयोध्या, जहां उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया और इस दौरान उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए कामना भी की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कंगना जब यहां पर पहुंची तो कैसा उत्साह यहां मौजूद लोगों के भीतर देखने को मिला और रामलला के दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा क्या। माथे पर टीका और भगवा कपड़ों के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अयोध्या पहुंची, रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान कंगना ने अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखा हुआ था। रामलला के दरबार में उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। दोपहर करीब 12 बजे कंगना राम जन्मभूमि परिसर के VIP गेट नंबर 11 से मंदिर के अंदर दाखिल हुई। रामलला के दर्शन करते समय पुजारी ने कंगना को रामनामा भेंट कर स्वागत किया। करीब 10 मिनट तक कंगना रामलला को निहारती रही। रामलला की महिमा को देखकर वो काफी खुश दिखाई दी। जो रामलला की जो जन्मभूमि है, जहाँ पे हमारे सबसे बड़े नायक, हमारे पूजनीय, हमारे श्री राम जहाँ पैदा हुए हैं, और जो उनकी जन्मभूमि है, जो महाराज दशरथ का महल जहाँ था, जहाँ सीता जी की रसोई थी, जहाँ करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जिसकी सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। और ये जो है एक हमारे देश का एक बहुत भव्य। दर्शन पूजन के बाद कंगना ने निर्माणाधीन राम मंदिर को भी देखा और तस्वीरें भी खींची। कंगना पूरे जोश खरोश में नजर आई और जय श्री राम का उद्घोष भी किया। रुके एक छोटे से ब्रेक। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।